हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईएएस मेंस 2022 में से क्वेश्चंस आया है और पीटी 18 में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं एनएफएसए की विशेषताओं से संबंधित। तो जो आईएएस मेंस 2022 में जो प्रश्न था वो ये था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार से सहायता की है, ये प्रश्न है। और हम जो टॉपिक है इसी प्रश्न के समानांतर इसके कंटेंट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनएफएसए है क्या। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यह विश्व का भारत में चलाया जाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम है जो सबसे बड़ी विशाल जनसंख्या को अपने आप में समेटता है। अर्थात ये विश्व का एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम है जो लोगों को भोजन का कानूनी अधिकार देता है। अर्थात भोजन ना मिलने पर व्यक्ति इसकी क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, अर्थात क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। यह सबसे बड़ी जनसंख्या अर्थात भारत में 80 करोड़ लोगों को टारगेट करता है, 67% लोगों को, 2/3 जनसंख्या को। यह कार्यक्रम देश की एक बहुत विशाल जनसंख्या को भोजन की सुरक्षा का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 47 के आधार पर 2013 में संसद में एक बिल लाया गया, खाद्य सुरक्षा बिल, तथा सितंबर 2013 में यह बिल पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत यह बिल एक अधिनियम में परिवर्तित होता है और सितंबर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के रूप में लागू होता है। ये है एनएफएसए की जो प्रारंभिक भूमिका है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनएफएसए की विशेषताएं। जब हम एनएफएसए की विशेषताओं की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो कार्यक्रम है ये देश की एक बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या को समेटता है, अर्थात बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात 2/3 67% 80 करोड़ लोगों को एक खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें से कि ग्रामीण में 75% जनसंख्या को और शहर की 50% आबादी को एक खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि एनएफएसए के तहत जो राशन कार्ड है वो परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला सदस्य के नाम में जारी होता है। अगर किसी परिवार में महिला सदस्य ना हो तो उस स्थिति में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसके नाम राशन कार्ड वितरित किया जाएगा। तीसरी इसकी विशेषता है, यहाँ जो परिवार है वो 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक होता है प्राथमिक परिवार और एक है बीपीएल या अंत्योदय परिवार। आप मानिए एक पावर्टी लाइन है, ठीक है, और ये पावर्टी लाइन जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा वो रेखा जो तय करती है कि गरीब कौन है और गैर गरीब कौन है, गरीब और गैर गरीब की जो सीमा रेखा को निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये पावर्टी लाइन है। पावर्टी लाइन से जो ऊपर है वो एपीएल है, एबव द पावर्टी लाइन, और उसके जो नीचे हैं वो बीपीएल है, और बीपीएल से भी जो नीचे हैं वो अंत्योदय परिवार के, अर्थात गरीबों में भी जो गरीब हैं उनको अंत्योदय परिवार बोलते हैं, ठीक है। और जो पावर्टी लाइन से ऊपर है वो एपीएल है, और एपीएल में जो भी सबसे ऊपर है, यानी एक एपीएल के बाद भी एक हम लाइन खींच सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सक्लूजन लाइन, निष्कासित रेखा, जो हायर क्लास के लिए है, ठीक है। तो ये जो एनएफएसए के तहत जो खाद्य सुरक्षा दी जा रही है वो एपीएल, अर्थात जो एपीएल में जो प्राथमिक परिवार है पावर्टी लाइन के जो ऊपर है, और दूसरा बीपीएल और अंत्योदय परिवार के लोगों को दिया जा रहा है। हाँ, जो राशन है वो राशन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जहां पे गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, चावल 3 रुपए प्रति किलो और मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व में जो कोरोना का जो समय था, कोविड-20 का जो समय था, उसमें एक नई योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत गरीबों को, जो लक्षित वर्ग है, उनको मुफ्त में 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाता था, ठीक है। और एनएफएसए कार्यक्रम पहले से संचालित था 2013 से। तो कोविड के बाद 2023 में सरकार ने क्या किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना है, पीएमजीएमवाई योजना को क्या किया, एनएफएसए में मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद सरकार ने कहा कि हम ये जो कार्यक्रम है जो मुफ्त में अनाज दे रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, अब वो एनएफएसए के तहत मिलेगा। अर्थात एनएफएसए में आप जो दाना खरीद रहे थे पैसे देकर, अब आपको यहां मुफ्त में मिलेगा। और 2023 में घोषणा की गई थी कि अगले 5 वर्षों तक, यानी 2023 के बाद के 5 वर्षों तक ये योजना इसी तरह निरंतर क्रियान्वित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2023 के बाद ये 23 में घोषणा की गई कि 23 के बाद अगले 5 सालों तक मुफ्त में अनाज मिलेगा, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का इसमें विलय कर दिया गया, ठीक है। जहाँ पे सरकार क्या कर रही है, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देती है। इसमें जो एपीएल जो प्राथमिक परिवार है, पॉवर्टी लाइन जो थोड़ा ऊपर है, वहां प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज अर्थात 25 केजी अनाज मैक्सिमम मिल सकता है। अर्थात अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, 25, अगर उससे ज्यादा है तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कम है तो उस कम के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 सदस्य की सीमा निर्धारित की गई है, 25 किलो दाना की जो सीमा है वो निर्धारित किया गया है, अर्थात प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, ठीक है। और जो गरीबी रेखा के जो नीचे हैं बीपीएल तथा अंत्योदय परिवार, यहाँ पे 35 केजी अनाज निर्धारित किया गया है, अर्थात प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज मिलेगा, सरकार ने ये निर्धारित किया। नेक्स्ट इसकी विशेषता यही है कि अगर आपको अनाज नहीं उपलब्ध हो पा रहा है
तो यहाँ पे अनाज ना मिलने पर आपको क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। अब क्षतिपूर्ति कैसी? जैसे सपोज जो गेहूं है वो मार्केट में 25 रुपए केजी है, ठीक है, सरकार ने आपको सब्सिडी देती थी और सब्सिडी के तहत सरकार ने 23 रुपए सब्सिडी दी। इनडायरेक्ट सब्सिडी आपने पढ़ा होगा ना, डायरेक्ट सब्सिडी, इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो सरकार ने 23 रुपए सब्सिडी दी, जिसमें से आपने 2 रुपए खर्च करके दाना खरीदा, 2 रुपए केजी आपने गेहूं खरीदा, लेकिन मार्केट में मूल्य कितना है? 25 रुपए, और आप 2 रुपए में गेहूं खरीद रहे हैं, 2 रुपए किलो, ठीक है। तो 23 रुपए जो बीच का है वो कौन दे रहा है? वो सरकार दे रही है आपको इनडायरेक्ट सब्सिडी के रूप में। तो अगर आपको क्षतिपूर्ति अगर आपको सरकार देगी तो कौन सा रेट देगी? जो मार्केट प्राइस है आपको वो देगी सरकार, ठीक है, सब्सिडी नहीं, जो मार्केट प्राइस है वो आपको क्षतिपूर्ति के रूप में देगी सरकार, ठीक है। इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अगर शिकायत है तो जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण तंत्र शिकायत का भी प्रावधान है, और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य स्तर पर राज्य खाद्य आयोग के गठन का भी प्रावधान है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि एनएफएसए की इतनी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कोई भी चीज अगर अच्छी है तो उसमें बुराई भी होती है। ये सब अच्छा तो होता नहीं है, तो एनएफएसए की कुछ आलोचनाएं भी हैं, जो इसकी विशेषताएं हैं यही इसकी आलोचनाएं भी बन जाती हैं। तो 2015 में शांता कुमार समिति आई और वो इसकी आलोचना में कुछ बिंदु रखती है। पहले कहती है कि यह कार्यक्रम माना एक बहुत विशाल जनसंख्या को अपने आप में समेटती है, लगभग 67%, जैसे हमने बताया गांव की 75 और शहर की 50% जनसंख्या, टोटल 67% जनसंख्या को अपने आप में समाहित करती है। लेकिन यह कहती है, जो शांता कुमार समिति है वो ये कहती है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम भोजन जो उपलब्ध करा रहे हैं, एक्चुअली में इतने लोग हैं नहीं लक्षित, और हम पूरी तरह से किसी को पूरा नहीं दे पा रहे हैं, किसी का भी पेट नहीं भर पा रहे हैं। तो समिति ने कहा कि जो लक्षित वर्ग आपने निर्धारित किया है उसकी वास्तव में जांच होनी चाहिए, जो वास्तव में योग्य है, जो फर्जी राशन कार्ड की जो समस्याएं हैं आप उनको दूर करें, और एक जो सचमुच में इसके योग्य हैं, पात्र हैं, उनको उपलब्ध कराएं। अर्थात 67 से करके उसने सुझाव दिया शांता कुमार समिति ने कि 67% से करके 40% तक इसको किया जाए, इसकी जनसंख्या को, जो जनसंख्या निर्भरता है 67 से 40% तक इसको लाया जाए। अच्छा, फर्जी राशन कार्ड की समस्याएं तो बहुत तेजी से हैं, आप देख रहे हैं कि जो सचमुच में गरीब हैं, आपने रियल में भी देखा होगा, योजनाएं उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि राशन कार्ड होने के लिए आप देखते हैं व्यक्ति के घर का होना, परमानेंट एड्रेस का होना जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अपना खुद का परमानेंट एड्रेस नहीं होता। तब फिर क्या होता है? तब फिर संबंधित अधिकारी जो योग्य है, जो उस पद की लायक है, तो उस संबंधित अधिकारी से हमें प्रमाणित कराना पड़ता है। वो भी इतना आसान नहीं होता, उसमें भी भ्रष्टाचार है। तो वास्तव में बहुत एक ऐसा वर्ग जो सच में योग्य है, उसको पाने का हकदार है, लेकिन वो नहीं पा पाता। वो यही कहने की कोशिश कर रही समिति कि वास्तव में जो लक्षित वर्ग है उसकी पहचान की जानी चाहिए, और उसने कहा कि जो राशन कार्ड की फर्जी राशन कार्ड की जो समस्या है उसको दूर किया जाना चाहिए। और सरकार ने इस ओर ध्यान भी दिया, और सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा, जिससे कि इस कार्यक्रम को और अधिक लक्षित बनाया जा सकता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जैसे देखा कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो अगर एपीएल परिवार का सदस्य है तो 5 केजी अनाज पर व्यक्ति, तथा बीपीएल और अंत्योदय परिवार का सदस्य है तो 7 केजी अनाज पर व्यक्ति दिया जा रहा है। लेकिन इसकी जो दूसरी बुराई है, जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहता है, कह रहा है कि ये भी इसकी अपने आप में एक बुराई है, क्योंकि वस्तुतः व्यक्ति को 5 और 7 केजी नहीं, जबकि 11 से 14 केजी अनाज की प्रति माह आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये भोजन भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा पा रही है। अर्थात जो भुखमरी है, जो अल्प पोषण है, ये उसको भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पा रही। कुपोषण की तो बात ही बहुत दूर है, अभी तो हम पहले भोजन तो पाए पेट भर, फिर हम पोषण की बात करेंगे, है ना। तो जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान यही कहता है कि जो 5 और 7 केजी अनाज प्रति व्यक्ति हम दे रहे हैं, वो वास्तव में वो भी अपने आप में बहुत कम है प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से, क्योंकि कम से कम 11 से 14 केजी अनाज प्रति माह व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तीसरा, यहाँ अनाज के रूप में केवल चावल और गेहूं वितरित किया जा रहा है, जबकि मोटे अनाज जो होते हैं वहां उनकी अनुपलब्धता है। आप देखो मोटे अनाज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी अनुपलब्धता है। और आपको पता होना चाहिए कि गेहूं और चावल में उतने पोषक तत्व नहीं होते जितने मोटे अनाज पोषक तत्वों को अपने आप में संग्रहित रखते हैं। अर्थात मोटे अनाज पोषक आहार के रूप में माना जाता है। तो यह सरकार को मानना होगा और कोशिश करनी होगी कि मोटे अनाज भी उपलब्ध कराए। तीसरा, इस कार्यक्रम में जो सब्सिडी दी जाती है। चौथा, जो सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है कि इस कार्यक्रम में जो सरकार सब्सिडी दे रही है लोगों को, वो सब्सिडी खाद्य सब्सिडी में शामिल होता है, जो सरकार का गैर उत्पादक राजस्व खर्च है। यह सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाती है। गैर उत्पादक राजस्व खर्च, आपने पढ़ा कि खर्च 2 प्रकार से होता है, एक उत्पादक और एक गैर उत्पादक। उत्पादक खर्च वो जहां हमने निवेश किया और हमें बदले में फिर मिलेगा, है ना, रिटर्न। लेकिन गैर उत्पादक यानी एक उपभोग खर्च होता है। गैर उत्पादक मतलब उपभोग खर्च, जो गया तो गया, वो वापस नहीं मिलने वाला, है ना। तो सरकार के राजकोषीय घाटे को बढ़ाती है। अच्छा, राजकोषीय घाटा अलग से एक विषय होगा, आप बिल्कुल नहीं घबराइए। जो सच में अभी जो सीक्वेंस से चल रहा है चलने दीजिए और सब कुछ होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे भी जानते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा का मतलब है, आप सिंपल से एक उदाहरण लीजिए, अगर आप 100 रुपए कमाते हैं महीने का और 120 रुपए खर्च कर देते हैं, तो 20 रुपए आप कहाँ से पाए? आपने कहीं से कर्जा लिया होगा। फिर नेक्स्ट महीने जब आपकी सैलरी आएगी 100 रुपए, अब आप वो 20 रुपए चुकाएंगे प्लस उसका ब्याज भी चुकाएंगे। इस तरह सरकार के बारे में भी है कि सरकार का जब कुल खर्च उसके कुल आय से अधिक हो जाता है तो मार्केट से, बाजार से उधार लेती है, और इस प्रकार वह बाजार में जो उधार लिया उसका ब्याज, फिर इस तरह ऋण जाल में फंसती चली जाती है अर्थव्यवस्था। इसी को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, अपने आप में एक चुनौती है। तो जो सरकार दे रही है सब्सिडी, वो गैर उत्पादक राजस्व खर्च होता है और ये सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि करेगा। ये भी समिति, शांता कुमार समिति ने इसकी आलोचना में बताया।
लेकिन फिर भी जब हम आंसर में लास्ट में लिखेंगे इतनी कमियां कुछ भी हो, हमारा अप्रोच हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। निराशा में भी आशा की एक किरण दिखनी चाहिए, क्योंकि आप एक अधिकारी बनने वाले हैं। और बुराइयां बताएं, कमियां बताएं, लेकिन उन कमियों को आपको कमियां नहीं गिनानी, आपको सुझाव देने की कमी है तो ऐसा ऐसा करके इसमें इंप्रूव किया जा सकता है। तो हम लास्ट में यही कहेंगे कि इतनी चुनौतियों के, उपयुक्त चुनौतियों के बावजूद भी एनएफएसए कार्यक्रम विश्व में देश के नागरिकों को कानूनी अधिकार देने वाला एक सबसे अनोखा कार्यक्रम है, जो अल्पकाल में देश में गरीबी और भुखमरी की समस्या को कुछ हद तक दूर करने में प्रभावी है, लेकिन दीर्घकाल में सरकार के राजकोषीय घाटे में वृद्धि करेगा तथा लोगों में काम ना करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मुफ्त में खाना मिलता है और वो फिर भी अपनी अपनी जो अंदर का पुरुषार्थ है ना, वो उसको जगा के बोलते हैं नहीं मुझे कुछ करना है ना। नहीं, अमूमन मुफ्त में किसी को मिलता है पड़े पड़े तो फिर वो मेहनत करना छोड़ देता है। तो वो ये समिति ये भी कह रही है कि चुनौतियां जो है उसकी, तो उसके साथ साथ तो प्रशंसा तो कर रही है, ठीक है, लेकिन कह रही है कि अगर लोगों में लंबे समय तक अगर मुफ्त में पड़े पड़े खाने की आदत पड़ गई तो ये प्रवृत्ति जो है उनमें नकारापन को जन्म देगी, ठीक है, और राजकोषीय घाटे में वृद्धि भी होगी। अतः दीर्घकाल में इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और पोषक आधारित बनाने के लिए सरकार को निम्न प्रयास करने चाहिए। तो अभी आप सुझाव देंगे कौन कौन सा। पहला, जो राशन की दुकानें हैं, राशन की दुकानों से एक निश्चित मात्रा में मोटे अनाज के वितरण का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बायोफोर्टिफाइड बीज का विकास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से चावल और गेहूं के माध्यम से ही कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है, अर्थात गरीबों को पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, फोर्टिफाइड बीज क्या होते हैं, फोर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, साइंस एंड टेक में आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि इसमें जीन एडिटिंग होती है, किसी प्रजाति में जीन एडिटिंग करना। जैसे कि चावल है, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अलावा जितने, जैसे दाल में दाल का जो प्रोटीन है, अन्य जितने भी मिनरल्स होते हैं वो किसी एक चीज के माध्यम से दे देना, ठीक है। जैसे सरकार आपको गोलियां देती है ना कि ये विटामिन डी की गोली है, ये विटामिन ई की गोली है, सी की गोली है, एक दवा के माध्यम से आपकी विटामिन की कमी को दूर कर देती है। तो वो यही करे कि गेहूं और चावल दे सरकार, लेकिन वो फोर्टिफाइड गेहूं और चावल देने का प्रयास कर रही है, ताकि गेहूं और चावल के माध्यम से वो जो पोषक तत्व आपको चाहिए वो मिल जाए आपको, ठीक है। तीसरा, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा गरीबों की क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एनएफएसए की। अब कौशल विकास योजना कैसे आई? कौशल विकास योजना इसलिए आई क्योंकि लोगों में, भारत में आप आंकड़ा उठाएं कि जितने इंजीनियर्स हैं 100%, उनमें से 70-80% इंजीनियर वास्तव में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद भी कौशल युक्त नहीं है उतने एलिजिबल। डॉक्टर्स जिस लेवल की डिग्री ले रखे, जो व्यक्ति जिस लेवल की डिग्री ले रखा है, उस हर फील्ड में ये एनालिसिस आया है कि वो व्यक्ति उस फील्ड में उतनी कैपेसिटी, उतनी जो स्किल्स है उसने हासिल नहीं की है, ठीक है। तो भारत में जैसे हमने पढ़ा था कि भारत में रोजगार की कमी नहीं है, श्रमिकों की कमी नहीं है, मांग के आधारित, आपूर्ति आधारित अधिक श्रमिक हैं, है ना। हमें जो चाहिए हमें वैसे नहीं मिल रहे हैं, लेबर बहुत हैं, वर्कर्स बहुत हैं, जो बहुत से लोग रोजगार के लिए हैं, लेकिन उनमें जिस लेवल की, हमें जिस फील्ड में जिस लेवल की स्किल चाहिए वो स्किल उनमें नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी तेजी से और बढ़ रही है। तो सरकार क्या कर रही है कि कौशल विकास कर रही है, जिससे लोग रोजगार पाएं, लोग सशक्त हो, सक्षम हो, और जो मुफ्तखोरी है ये धीरे धीरे बंद हो, ठीक है। इसीलिए कौशल विकास को भी इसके तहत, इसको ध्यान में रखते हुए कौशल विकास पर सरकार जोर दे रही है, ठीक है। और सरकार, अगर लोग अपने आत्मनिर्भर होंगे तो सरकार सब्सिडी, ये जो मुफ्तखोरी है बंद होगी और राजकोषीय घाटा थोड़ा रिलैक्स्ड होगा, राजकोषीय घाटे में कमी आएगी। तीसरा, नेक्स्ट जो है कि सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के खाद्य सुरक्षा के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को भी संचालित कर रही है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि जो लोग बाहर कमाने चले जाते थे, अब राशन कार्ड उनका यहाँ का है जहाँ वो है, और कमाने चले गए बाहर, अब उनको वो दाना पानी मिल नहीं रहा है। तो सरकार ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड होगा, अर्थात कहीं अगर कोई बिहार का व्यक्ति है वो दिल्ली कमाने चला जा रहा है, यूपी का व्यक्ति अगर महाराष्ट्र कमाने चला जा रहा है, तो अपना वहीं का राशन कार्ड लेके वो वहां से अपना निकटतम जो राशन की दुकान होगी वहां से अपना अधिकार, अपना राशन प्राप्त कर सकता है। तो हमने देखा कि एनएफएसए क्या है, इसकी चुनौतियां क्या हैं, इसकी आलोचनाएं क्या हैं, और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप पढ़ेंगे कि सब्सिडी बॉक्स क्या है, TFA क्या है। और आपने एक वर्ड बहुत न्यूज़ में सुनते होंगे ना कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भारत पे इतने % टैरिफ लगाया, तो आप सब समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है, ठीक है। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, अम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स सब्सिडी क्या है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड